हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है भृत्य का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए। इसकी कोई भी फीस नहीं लग रही है और सिर्फ जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और हॉस्टल वार्डन का भी एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर, तो आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ जो सारे सब्जेक्ट्स पर होंगे। ये हमारा हिंदी का जो है पूरा सीरीज़ चल रहा है एमसीक्यूज़ का। अगर आपने पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं। पीयून के लिए जो है हिंदी व्याकरण के काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसमें पूरे अंतिम तक देखिए और अपना चेक कीजिए कि आपकी हिंदी कैसी है। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। अगर आपको आंसर पता है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती है ये बताना है आपको। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, वो बताना है। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको वीडियो में इन सब के क्वेश्चंस एक एक करके पता चलते जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और स्किप नहीं करना है। आगे देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कहा गया है वीरगाथा काल। ठीक है, याद रहेगा, वीरगाथा काल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। क्या वो चंद्र बरदाई हैं, नामदेव या फिर जगनीक या फिर मधुकर। तो इनमें से क्या है सही आंसर, जो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। नामदेव क्या है, वीरगाथा काल के कवि नहीं है। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है चंद्र बरदाई, दलपति सिंह विजय और जगनीक या फिर विद्यापति। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चंद्र बरदाई इज द राइट आंसर। ठीक है, चंद्र बरदाई को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है वीरगाथा काल का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। जयदेव, चंद्र बरदाई, जगनीक या फिर विद्यापति। आपको पता है अभी अभी एक मूवी भी आई है अक्षय कुमार की जो पृथ्वीराज की कहानी पर बेस्ड है, सम्राट पृथ्वीराज पर। ठीक है, तो उसके रचनाकार कौन थे, उनके रचनाकार थे ऑप्शन नंबर बी, चंद्र बरदाई। ठीक है। आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यह है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो आप देख रहे हैं मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। अभी हमने थोड़ा सा साहित्य का क्वेश्चन देखा, यहाँ पर अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आगे जाके आपको कुछ रस छंद का भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए कुछ नियम, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस लाइन में, इस टाइटल में क्या है, त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इस पंक्ति में त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, ऐसे में अलंकार होता है अनुप्रास। ठीक है, यहाँ पर त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। क्या वो श्लेष होगा, उपमा होगा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा इस पंक्ति को। चरण कमल बंधव हरिराई, इसमें चरण को कमल बोला गया है। ठीक है, चरण को कमल बोला गया है, मतलब चरण को कमल की उपमा दी गई है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर किसी प्रकार का हमें उपमान नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी उपमान नहीं है कि चरण सम सुंदर, ऐसा कुछ नहीं है। समान, सम क्या है, एक उपमान है, तो ऐसे शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, जब भी डायरेक्ट हमें क्या बता दिया जाता है दूसरे शब्द को, चरण को कमल बता दिया गया है डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है, इसके समान है भी नहीं बोला गया है, डायरेक्ट चरण को कमल बोल दिया गया है, तो ऐसे जगहों पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, और जहाँ पर सम समान इन सब का यूज़ होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति को पूरा आता है तो पूरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए नर वह पाए बौराए। इसमें दोनों कनक का अलग अलग अर्थ होता है। पहला कनक का अर्थ होता है धतुरा जो खाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कनक का मतलब होता है सोना जो पहनते हैं।
ठीक है। तो इसमें दोनों कनक का अलग अलग मतलब बताया गया है, जिसको एक को खाने से जो प्रभाव पड़ता है, एक के होने से उतना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसको पाकर लोग उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, ठीक है, क्योंकि दो बार एक शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार, और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा विभावना अलंकार, ठीक है। जहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, छंद का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में? तो छंद का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी छंद रहे वो 2 चीज़ों में विभक्त रहता है, चरणों में और यति में। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राओं, ये मात्राएं होगा, ठीक है, समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ठीक है, 4 चरण दिए हैं, चारों चरणों में समान मात्राएं हैं, तो ऐसे में कौन सा छंद होगा? क्या वो सममात्रिक होगा, विषम मात्रिक होगा, अर्ध सममात्रिक, या फिर छंद, या फिर ये सभी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सममात्रिक छंद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर ये सभी? तो इसमें से सममात्रिक छंद कौन सा होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। चौपाई क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 11, 13, 16, 15। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 16, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, कुछ नया सीखने जानने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन आएगा और मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आने वाले हूँ आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम? जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द वाले हैं। ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या बोलेंगे? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या फिर सुग्रीव? तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव। तो ये था आज का 15 MCQ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मैथो साइंस क्लासेस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।